हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पीडिंग शिक्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अनुसूची यानी कि शेड्यूल के बारे में देखेंगे। जैसा कि समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धति के अंतर्गत हमने जो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति होती है तो उसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो उन स्टेप्स को हम सीक्वेंस बाय यहाँ पे देख रहे हैं। तो उसके अंतर्गत हमने तथ्य संकलन को देखा था, जिसमें तथ्य संकलन की प्राथमिक विधियों को हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें प्राथमिक विधियों में अवलोकन आता है, साक्षात्कार आता है और प्रश्नावली आता है। तो ये सब हमने कंप्लीट कर लिया है। ये प्राथमिक विधियों में ये अनुसूची ये भी आती है, तो इसको आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। अनुसूची भी साक्षात्कार की भांति मौखिक अन्वेषण का एक तरीका है। जो ये शेड्यूल है ये भी इंटरव्यू की तरह क्या है, तो ये मौखिक है। मौखिक अन्वेषण का एक तरीका है जिससे शोधकर्ता सूचनादाता के पास जाकर समस्या या विषय से संबंधित प्रश्नों का उत्तर स्वयं भरता है। अनुसूची में क्या होता है कि उत्तरदाता के पास खुद रिसर्चर जाता है और उनसे प्रश्नों को पूछता है और जो उनके उत्तर प्राप्त होते हैं वह खुद उसमें भरता है। इसमें प्रश्न तथा रिक्त सारणियाँ दी हुई होती हैं। जो वो अनुसूची लेके जाता है तो उसमें प्रश्न दिए होते हैं और उसके नीचे कुछ जगह दिया रहता है जिसमें वह उन उत्तरों को भरता है। अनुसूची का उद्देश्य सूचनादाताओं से उत्तर प्राप्त कर शोध में वैश्विकता लाना है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो सूचनादाता हैं उनसे उत्तर प्राप्त करना, जो वो रिसर्च कर रहा है तो उसमें वैश्विकता लाना है। यह पद्धति अत्यंत उपयोगी एवं लाभप्रद है। क्या है कि ये जो अनुसूची है ये उपयोगी व लाभप्रद है। इसमें प्रश्नों का एक समान क्रम होता है जिसे तोड़ मरोड़ कर या घटा बढ़ाकर नहीं पूछा जा सकता है। हम इस प्रश्नों में कोई फेरबदल नहीं कर सकते हैं। इसके माध्यम से अशिक्षित लोगों से भी सूचना प्राप्त कर लिया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि प्रश्नावली में केवल शिक्षित लोगों से ही डाटा इकट्ठे हो सकते हैं, अशिक्षित लोगों के लिए वो लाभदायक नहीं है। लेकिन इससे क्या है कि जो अशिक्षित वर्ग के लोग हैं उनसे भी सूचना हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह भी तथ्य संकलन की प्राथमिक विधि है। जो प्राथमिक विधियां हैं तथ्य संकलन की, तो वो उसमें से एक ये भी प्रविधि है प्राथमिक। यह प्रश्नों की एक सूची है, लेकिन इसे डाक द्वारा नहीं भेजा जाता, बल्कि शोधकर्ता उत्तरदाता से पूछकर इसमें स्वयं भरता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा, जो क्वेश्चनियर होता है, प्रश्नावली होती है, उसे डाक के द्वारा हम भेजते हैं, जिसमें उत्तरदाता स्वयं प्रश्नों के उत्तर को भरता है। लेकिन इसे डाक द्वारा नहीं, बल्कि हम खुद क्षेत्र में जाते हैं और उत्तरदाताओं से प्रश्न पूछते हैं और उसके उत्तर हम स्वयं इसमें भरते हैं। इसलिए इसमें यथोचित एवं प्रभावपूर्ण उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। हम स्वयं जाते हैं और खुद उनसे प्रश्न पूछते हैं और जो उनके उत्तर हमको मिलते हैं, इसलिए उनके उत्तर यथोचित एवं प्रभावपूर्ण उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। अनुसूची में सामाजिक सोच से संबंधित 3 प्रमुख प्रविधियों का समावेश होता है। तो वो 3 प्रमुख प्रविधियां हैं अवलोकन, साक्षात्कार एवं प्रश्नावली। जो ये प्राथमिक विधियां हैं तथ्य संकलन की, तो इसमें अनुसूची में ये तीनों शामिल होती हैं। अनुसूची में अवलोकन भी शामिल हो जाता है, क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से जाते हैं, उनसे उत्तरदाताओं से मिलते हैं और उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो एक तरीके से साक्षात्कार भी हो जाता है। और प्रश्नावली, जैसा कि वो भी प्रश्नावली भी प्रश्नों की एक श्रृंखला रहती है और नीचे खाली स्थान दिए रहते हैं उत्तर भरने के लिए, तो ये अनुसूची में भी ऐसा होता है। तो इन तीनों का मिला जुला रूप हम मान सकते हैं अनुसूची को, इसलिए इसे साक्षात्कार अनुसूची भी कहते हैं। जो अनुसूची होती है उसे हम साक्षात्कार अनुसूची भी कहते हैं। अब हम अगला देखते हैं कि स्थानीय स्रोत। तो ये भी तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोत में आता है। जो लोकल सोर्सेज होते हैं ये भी तथ्य संकलन की प्राथमिक प्रविधियों के अंतर्गत ही आता है। तो स्थानीय स्रोत को भी प्राथमिक तथ्य के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि शोधकर्ता स्वयं उस स्थान पर जाकर उस घटना से संबंधित लोगों, जो घटना से संबंधित लोग होते हैं, पत्र पत्रिकाओं आदि से जानकारी प्राप्त करता है। तो वो स्थानीय लोकल सोर्सेज के द्वारा तथ्य का संकलन करता है रिसर्चर।
अब हम देखते हैं कि द्वितीयक स्रोत, जो तथ्य संकलन के द्वितीयक सेकेंडरी सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में भी हम देखते हैं। इस विधि में प्राप्त सूचनाएं प्रथम स्तर की नहीं होती हैं, प्रथम स्तर की नहीं होती हैं, इसलिए इसे द्वितीयक स्रोत कहते हैं। इनका संग्रहण किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पहले किया होता है। इस प्रविधि में कोई अन्य के द्वारा डाटा एकत्रित किया रहता है, तो उससे हम जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसे द्वितीयक स्रोत कहते हैं। यह स्रोत प्रकाशित एवं अप्रकाशित प्रलेख, ग्रंथ, सर्वेक्षण रिपोर्ट, यात्रा वर्णन पत्र, डायरी, संस्मरण, ऐतिहासिक प्रलेख, सरकारी आंकड़े आदि मुख्य हैं। ये सब क्या हैं? ये सब द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक अनुसंधान में द्वितीयक स्रोतों का उतना ही महत्व है जितना कि सामग्री संकलन के प्राथमिक स्रोतों का। ये नहीं है कि ये द्वितीयक स्रोत है तो इनका कम महत्व है, उतना ही इनका भी महत्व इम्पोर्टेंस है। जितना प्राथमिक स्रोत का महत्व है उतना ही द्वितीयक स्रोतों का महत्व है। द्वितीयक स्रोतों के द्वारा ही एक अनुसंधानकर्ता उन महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन करता है जो प्राथमिक तथ्यों की परीक्षा करने और अध्ययन की दिशा का निर्धारण करने में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। द्वितीयक स्रोतों को दो भागों में बांटा जा सकता है, व्यक्तिगत प्रलेख और सार्वजनिक प्रलेख। तो व्यक्तिगत प्रलेख यानी कि पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत क्या आते हैं कि व्यक्तिगत प्रलेखों के अंतर्गत वह समस्त लिखित सामग्री सम्मिलित की जाती है जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने विषय में अथवा सामाजिक घटनाओं को एक विशेष दृष्टिकोण से देखकर प्रस्तुत की जाती है। ऐसी लिखित सामग्री का सदैव प्रकाशित होना आवश्यक नहीं होता, बल्कि यह पांडुलिपियों, पत्रों अथवा डायरियों के रूप में अप्रकाशित भी हो सकती हैं। कौन? जो व्यक्तिगत प्रलेख होता है, जो कोई व्यक्ति अपना निजी रूप से कुछ अपना लिखा रहता है, तो वो अप्रकाशित भी हो सकती हैं, जैसे पत्र के रूप में, डायरी के रूप में, पांडुलिपि के रूप में। तो ये जो हैं ये व्यक्तिगत प्रलेख के रूप में हो सकती हैं। व्यक्तिगत प्रलेख के मुख्य स्रोत हैं, तो व्यक्तिगत प्रलेख के मुख्य स्रोत हैं कौन कौन से हैं? जीवन इतिहास, डायरी, पत्र और संस्मरण। तो ये सब व्यक्तिगत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अब सार्वजनिक प्रलेख, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उस सार्वजनिक प्रलेख सामग्री के संकलन का एक प्रमुख द्वितीयक स्रोत है। ये भी व्यक्तिगत स्रोत हुआ चाहे सार्वजनिक प्रलेख हुआ, तो ये भी द्वितीयक स्रोत है तथ्य संकलन के। सार्वजनिक प्रलेखों के अंतर्गत ऐसी समस्त प्रकाशित तथा अप्रकाशित सामग्री शामिल की जाती है जिसका संकलन किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए किया जाता है। प्रकाशित प्रलेख, इसके अंतर्गत जनगणना संबंधी सरकारी सर्वे, जो प्रकाशित प्रलेख होते हैं तो इसके अंतर्गत जनगणना संबंधी सरकारी सर्वे आते हैं। और जो अप्रकाशित प्रलेख होते हैं उसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। इसे 4 भागों में बांटकर हम इसको देख सकते हैं। अप्रकाशित प्रलेख, जो सार्वजनिक प्रलेख होते हैं, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो जैसा कि हमने व्यक्तिगत प्रलेख में देखा कि डायरी, संस्मरण पत्र ये सब आते हैं व्यक्तिगत प्रलेख में, लेकिन जो सार्वजनिक प्रलेख है उसमें प्रकाशित प्रलेख भी हो सकते हैं और अप्रकाशित प्रलेख भी हो सकते हैं। तो प्रकाशित के अंतर्गत हमने देखा कि जनगणना संबंधी आंकड़े, और अप्रकाशित प्रलेख को इसे हम 4 भागों में बांट के देख सकते हैं। तो जैसा कि पहला है विभिन्न अभिलेख, जैसे सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा अपनी प्रशासकीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण तथ्य और सूचनाएं संकलित करके रखी जाती हैं। ऐसी सूचनाओं को हम अभिलेख कहते हैं। क्या है अभिलेख? कि जो सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा अपनी प्रशासकीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण तथ्य और सूचनाएं संकलित करके रखी जाती हैं, जो सरकारी ऑफिस दफ्तरों में रखी रहती हैं, अभिलेख रखे रहते हैं, तो उन सूचनाओं को हम अभिलेख कहते हैं। उसमें तमाम जानकारियाँ, रिपोर्ट्स वगैरह रहते हैं, तो उसे हम अभिलेख कहते हैं। और दुर्लभ पांडुलिपियों, यह भी सामग्री संकलन का एक महत्वपूर्ण द्वितीयक स्रोत है। कभी कभी अनेक स्थानीय समाज सुधारक नेता दुर्लभ पांडुलिपियाँ किसे कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्थानीय समाज सुधारक नेता होते हैं या प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं,
तो अत्यधिक उपयोगी सूचनाओं का समावेश करते हुए पांडुलिपियाँ तैयार करते हैं। जो समाज सुधारक नेता हुए या कोई प्रभावशाली व्यक्ति हुए, तो वो उपयोगी सूचनाओं को उसमें समावेश करते हुए अपनी एक पांडुलिपियाँ तैयार करते हैं, लेकिन किन्हीं विशेष कार्यों से उनका प्रकाशन नहीं हो पाता। तो इन चीज़ों को दुर्लभ पांडुलिपियाँ कहते हैं। तीसरा है अनुसंधानकर्ताओं के प्रतिवेदन। ये भी जो है ये आप प्रकाशित प्रलेख के अंतर्गत, मतलब इसे भी अप्रकाशित प्रलेख के अंतर्गत हम समझ सकते हैं कि जैसे अनुसंधानकर्ताओं के प्रतिवेदन, तो सामाजिक अनुसंधान के द्वितीयक स्रोत के रूप में शोध विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अथवा शोध प्रबंध भी बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। जो रिसर्चर लोग होते हैं, वो उनके भी जो अपना रिसर्च किए रहते हैं, तो वो भी द्वितीयक स्रोत के रूप में अन्य विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अन्य अप्रकाशित सामग्री, तो अन्य अप्रकाशित सामग्री इसके अंतर्गत ऐसी सभी सामग्री का समावेश किया जाता है जो अनेक लोकगीतों, लोक संस्कृति तथा अप्रकाशित लेखों के रूप में उपलब्ध होती हैं। अब हम जो वैज्ञानिक चरण का अगला चरण है, जैसा कि हमने देखा वैज्ञानिक अध्ययन के अंतर्गत जो तथ्य संकलन था, उसके पहले हमने उपकल्पना के बारे में देखा था और उसके पहले समस्या का चयन के बारे ये सब देखा था स्टेप बाय स्टेप। तो अगला स्टेप जो आता है ये तथ्यों का संपादन, संकेतन, वर्गीकरण एवं सारणीयन। तो ये जो है अगला स्तर है, तो इसके बारे में भी हम देखते हैं। तो संपादन किसे कहते हैं? तथ्य या सूचनाओं के संपादन की प्रक्रिया में सूचनाओं का सूक्ष्म निरीक्षण कर भूलों या कमियों का सुधार किया जाता है। संपादन में क्या होता है, एडिटिंग में क्या होता है कि तथ्य या सूचनाओं के संपादन की प्रक्रिया में सूचनाओं का सूक्ष्म निरीक्षण कर जो उसमें कोई त्रुटि रहती है, कमी रहती है, उसको फिर से सुधार किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को परिमार्जन की प्रक्रिया या तथ्यों के संशोधन की प्रक्रिया भी कहा जा सकता है। तथ्यों के संपादन की प्रक्रिया में निष्पक्षता, तथ्यों के परीक्षण की क्षमता, शोध का उद्देश्य, तथ्यों की विश्वसनीयता, सूचनाओं की मात्रा, तथ्यों की एकरूपता आदि बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अब हम अगला देखते हैं संकेतन। कोडिंग में क्या होता है? कोडिंग को हम गुडे तथा हार्ट की परिभाषा के अनुसार कुछ समझ सकते हैं कि कोडिंग में क्या होता है कि संकेतीकरण एक क्रिया है जिसके द्वारा आंकड़े वर्गों में संगठित किए जाते हैं तथा प्रत्येक मद को उस वर्ग के अनुसार जिसमें यह पाया जाता है एक संकेत अथवा संख्या प्रदान की जाती है। तो कोडिंग में क्या होता है कि ये संकेतीकरण की एक क्रिया है जिसके द्वारा आंकड़े वर्गों में संगठित किए जाते हैं तथा प्रत्येक मद को उस वर्ग के अनुसार जिसमें यह पाया जाता है एक संकेत अथवा संख्या प्रदान की जाती है, तो उसे हम कोडिंग कहते हैं। क्लेयर, सेलजित तथा अन्य के अनुसार ये कोडिंग के बारे में क्या परिभाषा देते हैं कि संकेतीकरण वह प्राविधिक कार्यरीति है जिसके द्वारा आंकड़े श्रेणीबद्ध किए जाते हैं। सांकेतिकीकरण के माध्यम से मौलिक आंकड़े ऐसे संकेतों प्रायः अंकों के रूप में परिवर्तित कर दिए जाते हैं जिन्हें सारणीबद्ध किया जा सकता है तथा गिना जा सकता है। कोडिंग में क्या है कि उन्हें सारणीबद्ध किया जा सकता है और उन्हें गिना भी जा सकता है। अब हम कोडिंग की विशेषताएं देख लेते हैं। कोडिंग या संकेतन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो संकेतीकरण विभिन्न तथ्यों को कुछ वर्गों एवं श्रेणियों में संगठित करने का एक तरीका है। इसमें विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को उनकी महत्ता के आधार पर विशेष भार प्रदान किया जाता है। इसमें तथ्यों के प्रत्येक पद को उसके वर्ग के अनुरूप प्रतीक, संकेत या अंक प्रदान किया जाता है। संकेतीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो तथ्यों को संकेतों के रूप में परिवर्तित कर सारणीयन के कार्य को सरल बना देती है। जो कोडिंग है वो सारणीयन, मतलब जो सारणीयन का कार्य होता है लास्ट में, उसको सरल बना देती है। अब हम वर्गीकरण के बारे में देखेंगे कि क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं।
क्लासिफिकेशन के संदर्भ में कारन महोदय ने क्या परिभाषा दी है अपनी, कि वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं को उनकी समानताओं एवं सादृश्य के आधार पर वास्तविक अथवा काल्पनिक रूप से समूहों अथवा वर्गों में व्यवस्थित करते हैं तथा जो विविधतापूर्ण वस्तुओं में गुणों की एकता को व्यक्त करती हैं। तो ये परिभाषा वर्गीकरण के संदर्भ में कारन महोदय देते हैं। कोनोर महोदय की परिभाषा क्या देते हैं वर्गीकरण के संदर्भ में, तो ये कहते हैं कि वर्गीकरण समंकों यानी कि तथ्यों की उनकी समानता सादृश्यता के आधार पर वर्गों तथा समूहों में क्रमबद्ध करने तथा व्यक्तिगत इकाइयों के विभिन्नता के बीच उपस्थित गुणों की एकता को प्रकट करने की क्रिया है। तो ये वर्गीकरण के संदर्भ में कोनोर महोदय परिभाषा देते हैं। एलहंस के अनुसार ये क्या कहते हैं वर्गीकरण के संदर्भ में, कि सादृश्यताओं व समानताओं के आधार पर समंकों यानी कि तथ्यों को समूहों तथा वर्गों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। तो ये एलहंस महोदय देते हैं परिभाषा। अब हम सारणियन देखेंगे यानी कि टैबुलेशन के बारे में हम देखेंगे। एलहंस के अनुसार एलहंस महोदय क्या बताते हैं कि विस्तृत अर्थों में तथ्यों को स्तंभों में क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करने को सारणियन कहते हैं। कॉर्नर के अनुसार सारणियन किसी विशेष समस्या को स्पष्ट बनाने के लिए आंकड़ों का नियमित एवं सुव्यवस्थित प्रदर्शन है। कॉर्नर क्या कहते हैं कि जो सारणियन है वह किसी विशेष समस्या को स्पष्ट बनाने के लिए आंकड़ों का नियमित एवं सुव्यवस्थित प्रदर्शन है। तो ये सारणियन से संबंधित परिभाषाएं इन विद्वानों ने दिया है। स्पोर के अनुसार एक सांख्यिकीय सारणी संबंधित तथ्यों का उदग्र तथा समतल पंक्तियों में किया गया वर्गीकरण होता है। तो ये परिभाषा स्पोर महोदय देते हैं। क्योंकि ये परिभाषाएं इम्पॉर्टेंट हो गई हैं, न्यू परिभाषाएं दे दी जाती हैं एग्जामों में और उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसलिए परिभाषाओं को देखना भी हमें ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में जैसा कि हमने इसमें तथ्य संकलन के बारे में तमाम विधियों को देखा, प्राथमिक और द्वितीयक रिसोर्स के बारे में देखा, तो आगे के स्टेप में हम तथ्य विश्लेषण के बारे में देखेंगे कि तथ्य विश्लेषण के कौन कौन से स्रोत हैं, मतलब तथ्य विश्लेषण में क्या क्या आते हैं, तथ्यों का विश्लेषण एवं निर्वचन के बारे में, जो कि वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का स्टेप है वो भी। तो अगला स्टेप हम अगले वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सीक्वेंस से सारे वीडियो मिलते रहें।